हेलो गाइस, गुड इवनिंग। सो गाइस, विजन की 18th एंड 19th अक्टूबर की डेली करंट अफेयर्स की मैगजीन अपडेट हो गई है। तो चलिए गाइस, हम आज के फर्स्ट टॉपिक के साथ स्टार्ट करते हैं। आज के जितने भी टॉपिक्स हैं ना, काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी इजी भी हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। एनजीटी ने भी 10 ईयर्स कंप्लीट कर लिया अक्टूबर 18 को। ठीक है, आपको सबको पता होगा कि एनजीटी 2010 में एस्टेब्लिश हुई थी। ठीक है, देखो एनजीटी को 2010 में एस्टेब्लिश किया गया था। किसके अंडर? एनजीटी एक्ट 2010 के अंडर। ठीक है, तो गाइस आपको पता होना चाहिए जो एनजीटी है वो कोई स्टैट्यूटरी बॉडी है। देखो इसका एम क्या है, जो भी एनवायरमेंट प्रोटेक्शन से रिलेटेड जो भी केसेस होते हैं उनको क्या करना है, इफेक्टिव मैनर में और जल्दी, ठीक है, उसको क्या करना है, डिस्पोज करना है। साथ में कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट या अदर नेचुरल रिसोर्स, मतलब कि एनवायरमेंट से रिलेटेड जितने भी इश्यूज होते हैं, जितने भी केसेस होते हैं, उसको फास्ट मैनर में क्या करती है, डिस्पोज करती है। इट इज़ गाइडेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। तो कहीं आपको पता होगा ये किसी प्रोसीजर्स पे नहीं चलती, ना आईपीसी के, ना क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पे, ये किस पे चलती है? इट इज़ गाइडेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। देखो इसमें क्या है, कोई भी अगर केस फाइल होता है तो विद इन 6 मंथ्स क्या है, इससे क्या करना है, उस केस को क्या करना है, डिस्पोज करना होता है। ये आपको सबको पता होगा। जो इसका प्रिंसिपल बेंच है वो न्यू दिल्ली में है। बाकी जो रीजनल बेंचेस है वो किस किस में है, इसके भोपाल, पुणे, कोलकाता एंड चेन्नई। तो अगर इसमें ना क्वेश्चन कभी कभी ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि जो एनजीटी के जो बेंचेस हैं वो क्या सभी मेट्रो सिटीज़ में है? तो गाइज आपको पता होना चाहिए कि हर मेट्रो सिटीज़ में नहीं है, क्योंकि मुंबई में नहीं है। ठीक है, पुणे में। तो ये याद रखना। ट्रिब्यूनल के पास पावर है कि अपने डिसीजंस को वो क्या कर सकती है, रिव्यू कर सकती है। और अगर ये फेल हो जाती है तो इसके डिसीजन को चैलेंज भी कर सकते हैं। कहाँ पे? सुप्रीम कोर्ट में, विद इन 19 डेज। तो गाइज आपको ये पता होना चाहिए जो एनजीटी के जो डिसीजन है उसको हम सुप्रीम कोर्ट पे चैलेंज कर सकते हैं या फिर उसको रिव्यू करवा सकते हैं। ठीक है, लेकिन जैसे जो कैट हो गया, जब मतलब कि जो आपका सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है, उनका जो केसेस है वो आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं चैलेंज कर सकते, वहाँ आप हाई कोर्ट में चैलेंज करते हो। तो ये आपको बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। कुछ इंपॉर्टेंट जजमेंट्स है जो एनजीटी के द्वारा की गई हैं, तो हम देख लेते हैं। अभी क्या है, अल मित्रा एच पटेल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस हुआ था। इसके अंडर क्या हुआ था, जो एनजीटीएस ने स्टेट्स को डायरेक्ट किया था कि उनको क्या करना है, इंप्लीमेंट करना है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल, और साथ में जो ओपन बर्निंग होती है वेस्ट की लैंड्स पर, उनको प्रोहिबिट करना है। इसके अलावा जो समित मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड ओर्स केस में क्या है, इन्होंने पोल्यूटर पेस प्रिंसिपल को इन्वोक किया था। ठीक है, अब एनजीटी के द्वारा इश्यूज क्या क्या फेस किए जाते हैं। देखो सबसे पहले जो एनजीटी की स्ट्रेंथ होनी चाहिए, जो मिनिमम स्ट्रेंथ होनी चाहिए, जिसके अंदर क्या 10 जुडिशियल मेंबर्स होने चाहिए और 10 एक्सपर्ट मेंबर्स होने चाहिए, वो कभी भी एनजीटी की पूरी नहीं हुई है। जिस वजह से जो भी एनवायरमेंटल लिटिगेशंस होती हैं उनके जो केसेस हैं, मतलब वो बढ़ ज़्यादा रहे हैं, और जो केसेस का डिस्पोजल है वो इतनी जल्दी नहीं हो पा रहा। इसके अलावा कोई इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म नहीं है जो इंश्योर कराए कि जो भी एनवायरमेंटल रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं वो इस ट्रिब्यूनल के ऑर्डर्स के अकॉर्डिंग कंप्लाई कर रही हैं या नहीं। ठीक है, अब हम ये देख लेते हैं एनजीटी की जुरिस्डिक्शन किस केसेस में आते हैं। तो आपको पता ही होगा, जो भी एनवायरमेंट से रिलेटेड जितने भी इश्यूज़ हैं उस पर ही जुरिस्डिक्शन कर सकती है, ऑल टाइप ऑफ सिविल केसेस। अब कौन कौन से लॉज हैं जिनको कवर करती है एनजीटी? देखो सबसे पहले वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974, सिमिलर एक्ट जो 1977 में आया था, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट 1981, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस 1991। तो ये सभी केसेस के अंदर जो भी लॉज हैं वो एनजीटी क्या करती है, उसको जुरिस्डिक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो गाइस ये जो न्यूज़ है हमारी GS3 एनवायरमेंट सेक्शन में कवर होगी। नेक्स्ट न्यूज़ पढ़ते हैं। CISR ने भी क्या करा, सस्टेनेबल म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट प्रोसेसिंग फैसिलिटी को डेवलप किया। मतलब किस तरह से क्या है, देखो हमारे इंडिया में क्या है, आपको पता ही है हमारे इंडिया में हर एक टाइप ऑफ जो वेस्ट है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में कलेक्ट होता है। तो इसी तरह जो हमारा म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट है वो बहुत अमाउंट में कलेक्ट होता है, लेकिन उसको डिस्पोज करने की प्रॉपर क्या है, टेक्निक नहीं है। तो इसी के लिए क्या कुछ प्रोसेसिंग फैसिलिटी किसने डेवलप की है, किसने? CSIR ने। सो अगेन गाइज ये जो न्यूज़ है GS3 एनवायरमेंट सेक्शन में कवर होगा। CSIR ने भी फैसिलिटी डेवलप करी है कि जिस तरह से हम क्या कर सकते हैं, हम जो सॉलिड वेस्ट को, सिर्फ सॉलिड वेस्ट को डिस्पोज ही नहीं कर सकते, बल्कि साथ में उस सॉलिड वेस्ट से हम कुछ अच्छे प्रोडक्ट्स भी बना सकते हैं, यूजफुल प्रोडक्ट्स भी बना सकते हैं। ठीक है, मतलब CSIR ने इस तरह की फैसिलिटी डेवलप कर सकती है, विच नॉट ओनली हेल्प इन अचीविंग डिसेंट्रलाइज्ड डेसिमेशन ऑफ सॉलिड वेस्ट बट ऑल्सो हेल्प क्रिएटिंग वैल्यू एडिड एंड प्रोडक्ट्स फ्रॉम दिस एब्यूंडेंटली अवेलेबल स्टफ। जैसे ड्राई लीव्स बना सकते हो, ड्राई ग्रास बना सकते हो, तो डिफरेंट तरह के आप यूजफुल प्रोडक्ट्स बना सकते हो। ये एस्टिमेट किया जाता है हमारे इंडिया में एनुअली 62 मिलियन टन ऑफ वेस्ट जनरेट होता है। कौन सा? ओनली म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट की बात कर रहे हैं हम। इसमें से ओनली 75 to 80% म्यूनिसिपल वेस्ट होता है, वो कलेक्ट किया जाता है, और इसके अंदर से भी ओनली 22 to 28% वेस्ट ऐसा है जिसको हम प्रोसेस करते हैं, ट्रीट करते हैं। बाकी जो बचा हुआ वेस्ट है, मतलब कि अगर आप देख सकते हो तो इन टोटल नियरली अबाउट हमारे 100% वेस्ट में से नियरली
80% वेस्ट क्या होता है, वो डम्प्ड ही होता है इन लैंडफिल साइट, ठीक है। इसके अलावा ये भी माना जा रहा है 2031 तक जो म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट जनरेशन है, इस ये का जो अमाउंट है वो बढ़ के कितना हो जाएगा 165 मिलियन टन। मतलब आप देख सकते हो नियर अबाउट कितना 200% इंक्रीज हो रहा है। जो 162 मिलियन टन हमारा एनुअली इंक्रीज हो रहा है वो 2031 तक कितना हो जाएगा 165 मिलियन टन हो जाएगा। अब इश्यूज़ क्या है म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट करने में, इश्यूज़ क्या है? देखो सबसे पहले क्या है, जो रिसाइकलिंग एक्टिविटीज़ हैं उसको हम यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, देयर इज अ लिमिटेड यूटिलाइजेशन ऑफ रिसाइकलिंग एक्टिविटीज़। इसके अलावा क्या, इनएडुकेट मैनेजमेंट ऑफ नॉन इंडस्ट्रियल हजार्डस वेस्ट, इनएडुकेट लैंडफिल डिस्पोजल है, इनएडुकेट सर्विस कवरेज है। तो ये कुछ इश्यूज़ हैं जो हम फेस कर रहे हैं। अब इसकी वजह से क्या, ऑफकोर्स अब आप जो वेस्ट को अगर आप अच्छे से मतलब कि मैनेज नहीं करोगे तो ऑफकोर्स आपका जो पोल्यूशन है वो बढ़ेगा, एनवायरनमेंट को थ्रेट बढ़ेगा। तो इसकी वजह से क्या है, जो सरफेस पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन है, जो ग्राउंड वाटर पोल्यूशन है वो बढ़ रहा है, साथ में हमारे हेल्थ पे भी थ्रेट है, एनवायरनमेंट पे भी थ्रेट है और इकोनॉमी पे तो है ही थ्रेट, ठीक है। गवर्नमेंट ने ऑलरेडी क्या 2016 में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स को क्या किया था, नोटिफाई किया था, विच आर एप्लीकेबल बियॉन्ड म्यूनिसिपल एरियाज एंड एक्सटेंड टू अर्बन एग्लोमरेशन, सेंसस टाउन्स, नोटिफाइड इंडस्ट्रियल टाउनशिप एक्सेट्रा। मतलब कि ये जो लॉ आया था, रूल आया था, वो कहाँ कहाँ एप्लीकेबल था, जो भी आपके म्यूनिसिपल एरियाज है वहाँ पे भी, साथ में जहाँ अर्बन जो एरिया वहाँ पे भी ये था, जो सेंसस टाउन्स हैं या फिर जो इंडस्ट्रियल टाउनशिप्स हैं, ठीक है, उन सब में क्या था एप्लीकेबल, ठीक है। सो गाइस आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ बढ़ते हैं, पोस्ट लॉकडाउन राइट्स ऑफ डोमेस्टिक वर्कर्स इन फोकस। तो गाइज ये जो न्यूज़ है ये हमारे सोशल इश्यूज़ में कवर होगी, ठीक है, GS1 या GS2 में। तो गाइज आपको पता है जब से लॉकडाउन हुआ, जो हमारे डोमेस्टिक वर्कर्स क्या होते हैं, जो हमारे घर में काम करते हैं, जैसे आपकी कोई मेड हो गई, ठीक है, साफ़ सफाई करने वाले हो गए, स्वीपिंग करने वाले हो गए, ठीक है, ये सब क्या होता है, डोमेस्टिक वर्कर्स होते हैं, ठीक है। जब से लॉकडाउन है इन लोगों के ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है क्योंकि इन लोगों की तनख्वाह नहीं दी लोगों ने, ठीक है। तो इनके जो राइट्स हैं उनको फोकस में लेके आए हैं, ठीक है। रिसेंटली क्या डोमेस्टिक वर्कर्स ने डिमांड करी है कि इनको भी यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन करनी चाहिए, जो भी एम्प्लॉयर्स जो डोमेस्टिक वर्कर्स हैं इनको भी रजिस्टर करना चाहिए और इनसे रिलेटेड भी एक लॉ होना चाहिए, ठीक है, एक नेशनल लॉ होना चाहिए रिलेटेड टू द राइट्स ऑफ डोमेस्टिक वर्कर। अभी क्या है, कोविड-19 की वजह से क्या काफ़ी लोगों ने क्या है, इन जो डोमेस्टिक वर्कर्स हैं इनकी अर्निंग देने को इनको मना कर दिया, प्रोटेक्टिव गियर मतलब कि जैसे मास्क हो गया, सैनिटाइज़र हो गया, ये सब देने से इनकार कर दिया, या फिर जो इन्फॉर्मेशन, क्योंकि दे आर मोस्टली इलिटरेट होते हैं पर्सन, तो इनको जो इन्फॉर्मेशन है, करेक्ट इन्फॉर्मेशन है अबाउट द वायरस, हेल्थ केयर सर्विसेज, ये सब देने को मना कर दिया, ठीक है। एटलीस्ट जो 85% वर्कर्स हैं उनको तो अपनी जो वेजेस हैं, जो उनकी जो महीने की पगार है वो भी उन्हें रिसीव नहीं हुई है। अगर हम इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के डाटा के अकॉर्डिंग देखें तो डोमेस्टिक वर्कर क्या होता है, वो हाउस वर्क जैसे स्वीपिंग हो गया, कुकिंग हो गया, केयरिंग ऑफ चिल्ड्रन हो गया, या कोई भी अदर वर्क जो आपके मतलब कि एम्प्लॉयर ने आपने जिसके लिए रखा है, ठीक है। इससे क्या है, मेनली जो इलिटरेट वुमेन है वो अपनी लाइवलीहुड सोर्स मिलता है, आपको पता ही होगा, ठीक है, विद वेरी लिटिल एजुकेशन, ठीक है। या तो इलिटरेट वुमेन होती है मेनली, या फिर बहुत ही जो अनस्किल्ड लेबर होती है वो इसमें होती है, ठीक है। एज पर नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस 2011-12 में हमारी इंडिया में नियर अबाउट 37.4 मिलियन इस तरह के होम बेस्ड वर्कर्स हैं। अब विद रिस्पेक्ट टू होम बेस्ड वर्कर्स कोई भी इंडिया में अभी तक लॉ नहीं है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि हमारे इंडिया में डोमेस्टिक वर्कर्स से रिलेटेड कोई भी लॉ नहीं है, जिसकी वजह से क्या उन्हें भी हमें एक सोशल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी चाहिए, उनके लिए भी हमें कुछ मिनिमम वेज को है मतलब कि मैंडेटरी करना चाहिए, और जो मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स कितने होने चाहिए इन सबको हमें क्या करना चाहिए, फिक्स करना चाहिए। अब गवर्नमेंट के द्वारा क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं, सबसे पहले अनऑर्गेनाइज वर्क का सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2008 में लेके आए थे, और सेक्सुअल हरासमेंट फॉर वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013 में लेके आए थे उनके लिए। इसके अलावा क्या केरला, महाराष्ट्र, तमिलनाडु ने ऑलरेडी वेलफेयर बोर्ड्स फॉर डोमेस्टिक वर्कर्स को कॉन्स्टिट्यूट कर चुकी है, जो क्या करेंगे, इन लोगों को वेलफेयर बेनिफिट प्रोवाइड करेंगे बाय रजिस्टरिंग देम, ठीक है। सो गाइस आई होप आपको समझ में आया होगा, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है गाइस, इसको मतलब कि आप ऐसे राइटिंग में या कहीं भी इसको बहुत अच्छे से लिख सकते हैं, ठीक है। अभी क्या एक स्टडी आई उसमें बताया जो 76% हमारे रूरल इंडियंस हैं वो न्यूट्रिशियस डाइट अफोर्ड नहीं कर सकते। देखो गाइस इसमें समझने वाली बात क्या, न्यूट्रिशियस डाइट, ठीक है। तो गाइस ये जो कवर होएगी GS3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्शन में कवर होएगी हमारे हेल्थ सेक्टर में। देखो जो स्टडी है उसमें क्या डाटा कलेक्ट किया, जो नेशनल सैंपल सर्वे 2011 का जो डाटा है उसके अंदर जो अभी फूड का लेटेस्ट क्या प्राइस चल रहा है और हमारी जो वेज इन्फॉर्मेशन है इन दोनों को कलेक्ट किया है, फिर उसमें पता चला है कि कौन हमारी मतलब कि न्यूट्रिशियस डाइट एक बंदे की कितने रुपए की होती है, और ठीक है, तो ये सब पता करा। देखो इसमें ये फाइंड किया है कि जो कॉस्ट ऑफ रिकमेंडेड डाइट मतलब कि जो हमें न्यूट्रिशियस डाइट है उसकी जो कॉस्ट है 2011 में वो फॉर वुमेन कितनी 45 रुपीज़ है और फॉर मेन कितनी है 51 रुपीज़ है। अब इसमें ये देखने को मिला जो न्यूट्रिशन सिक्योरिटी है, इनसिक्योरिटी वो ज़्यादा हाइयर है देन पॉवर्टी।
मतलब कि पॉवर्टी से लोग कम झूल रहे हैं, जो न्यूट्रिशन इनसिक्योरिटी को इससे ज़्यादा झूल रहे हैं। अब जरा हम देख लेते हैं रिकमेंडेटेड डाइट में आता क्या। देखो, जो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर न्यूट्रिशन है, उसने कुछ डाइटरी गाइडलाइंस रखी हुई है, मतलब कि आपको हेल्दी रहने के लिए क्या क्या ज़रूरी है अपनी डाइट में। जैसे सीरियल्स होना चाहिए, प्रोटीन्स में क्या होना चाहिए, पल्सेस, मीट, फिश या एग्स, डेयरी, कुछ मिल्क प्रोडक्ट हो गए, फ्रूट्स होने चाहिए, वेजिटेबल्स, डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल, ऑयल एंड फैट, तो ये सब होना चाहिए। स्टडी ने एस्टिमेट किया जो कॉस्ट ऑफ रिकमेंडेटेड डाइट है वो किससे के अकॉर्डिंग उन्होंने किया है, 380 रूरल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनका डाटा को क्या किया, कलेक्ट किया है, और जो चीपेस्ट फूड आइटम्स है उस कॉस्ट को इन्होंने उस कॉस्ट के बेसिस पे क्या है, रिकमेंडेटेड डाइट की जो कॉस्ट है उससे क्या किया है, फिक्स किया। जैसे 45 रुपीज़ फॉर वुमेन, 51 रुपीज़ फॉर मेन। जो न्यूट्रिशन इनसिक्योरिटी हमारी इंडिया में वो हाइयर है देन द पॉवर्टी। देखा गया 22.5% इंडिया में पुअर है, लेकिन 63.3% हमारे रूरल इंडिया में वो लोग हैं जो न्यूट्रिशन डाइट को अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहीं पे कितना इनइक्वालिटी, कितना अंतर है। ठीक है, न्यूट्रिशन इनसिक्योरिटी सबसे ज़्यादा जो मानसून मंथ्स में उसमें ज़्यादा हाई हो जाती है, क्योंकि उस वक्त क्या जो रिकमेंडेटेड डाइट का जो प्राइस है वो भी बढ़ जाता है, और हाईएस्ट कब होती है, जुलाई में होती है। 2001 से 2011 के बीच में देखा गया है जो न्यूट्रिशियस डाइट का जो कॉस्ट है वो नियर अबाउट 3 टाइम्स बढ़ा है फॉर बोथ मेन एंड द वुमेन। इसकी वजह क्या है, प्राइस वॉलेटिलिटी क्या है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज होती रहती है। और न्यूट्रिशियस डाइट में सबसे ज़्यादा बर्डन किस प्रोडक्ट्स का है, मिल्क का, वेजिटेबल्स का, दे आर द की बर्डन और न्यूट्रिशियस डाइट, जबकि सीरियल्स का इतना बर्डन नहीं है। सजेशंस क्या है, सजेशन ये है कि हमें क्या करना है, अपने एग्रीकल्चर को डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा टुवर्ड्स द न्यूट्रिएंट डेंस फूड। हमें क्या करना पड़ेगा, रूरल इनकम्स को इंप्रूव करना होगा, स्पेशली वुमेन्स इनकम। ठीक है, मार्केटिंग एंड प्रमोशन स्ट्रेटेजीज करनी होगी फॉर हेल्दी डाइटरी डाइवर्सिफिकेशन एक्सेट्रा। तो गाइस, हमने इससे पहले भी काफ़ी बार न्यूज़ करी थी किस तरह से हमारी जो गवर्नमेंट है वो फूड फोर्टिफिकेशन स्टार्ट कर रही है। फूड फोर्टिफिकेशन में क्यों आएगा, ताकि जो आपका जो फूड है उसमें ऑलरेडी क्या है, न्यूट्रिएंट्स होंगे। ठीक है, वो किस लिए कर रही है, ताकि जो हमारी इंडिया में जो माल न्यूट्रिशन है उसको क्या करना चाहिए, एड्रेस करना चाहिए, स्पेशली इन वुमेन्स, चिल्ड्रंस एंड द एडल्ट्स एंड गर्ल्स। ठीक है, तो ये सब आपको पॉइंट पता होने चाहिए जो हम पढ़ते रहते हैं। ठीक है गाइस, डेली करंट अफेयर्स का फ़ायदा यही है कि आप क्या करोगे, धीरे धीरे आपको ना लिंक बनाना आ जाएगा कि हाँ मैंने ये न्यूज़ कब पढ़ी थी, मैं इसको कब कैसे लिंक कर सकता हूँ, तो इस चीज़ का बहुत फ़ायदा होता है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ में पढ़ते हैं, मैकेनिज्म टू इन्वेस्टिगेट चार्जेस अगेंस्ट द सुप्रीम कोर्ट जज। ठीक है, तो गाइस आपको पता ही है सुप्रीम कोर्ट के जज को कब हटाया जा सकता है, ओनली ऑन द 2 बेसिस, मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी। ठीक है, तो इस न्यूज़ में हम वही पढ़ने वाले हैं। तो गाइज ये जो न्यूज़ है GS2 पॉलिटी सेक्शन में कवर होगी। अभी क्या है, मैटर क्या है, रिसेंटली क्या आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लिखा है कि जो सिटिंग सुप्रीम कोर्ट जज है उसने कुछ मिसबिहेवियर किया, मिसकंडक्ट किया है, उसकी कंप्लेंट करिए। ठीक है, ओवर द ईयर्स, अब सपोज करो मैंने अभी आपको बताया किसी भी जज को हटाना हो तो 2 बेसिस पे आप हटा सकते हो, मिसबिहेवियर पे या फिर इनकैपेसिटी पे। अब इसको हटाने के भी 3 मैकेनिज्म है। कौन कौन से मैकेनिज्म है, एक तो इन हाउस प्रोसीजर ऑफ सुप्रीम कोर्ट हो गया जो कि 1999 में आया था। इसके अलावा 2013 में आया था सुप्रीम कोर्ट सेक्सुअल हरासमेंट रेगुलेशन, ये आया था। तीसरा आ गया जो रिमूवल प्रोसीडिंग एज पर आवर कॉन्स्टिट्यूशन, जो अंडर आर्टिकल 124 क्लॉज 4 होता है। इसके अंडर हम 3 मैकेनिज्म्स हैं जो हम मिसबिहेवियर इनकैपेसिटी को हम क्या कर सकते हैं, मतलब कि प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, अब हम एक एक करके सबका पढ़ते हैं। तो कहीं सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 124 क्लॉज 4। ठीक है, तो ये आप याद कर लेना। अब इसके अंडर क्या कर सकता है, कौन कंप्लेंट फाइल कर सकता है, जो को आपको पता होना चाहिए। अगर आपको रिमूवल प्रोसीडिंग किसी भी सुप्रीम कोर्ट जज के अगेंस्ट स्टार्ट करनी है तो लोकसभा के एटलीस्ट 100 जो मेंबर्स हैं वो उसको साइन कर दें, और राज्यसभा के एटलीस्ट 50 मेंबर्स साइन कर दें कि अगर तो कि मतलब कि जो मिसबिहेवियर के जो चार्जेस हैं वो सही हैं या नहीं। अगर अभी कौन सा पर्सन है जिसको ये कंप्लेंट फाइल करेंगे, ऑफ कोर्स राज्यसभा में अगर करना है तो वो चेयरमैन पे करेंगे, और अगर स्पीकर को मतलब लोकसभा में करेंगे तो वो स्पीकर को करेंगे। ठीक है, मतलब प्रिसाइडिंग ऑफिसर को क्या करेंगे, वो कंप्लेंट करेंगे। इंक्वायरी कौन करेगा, मतलब प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कौन करेगा, अगर नोटिस ऑर्डर में आके जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर को आएगा 3 मेंबर की कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करेगा जो कंप्लेंट को क्या करेगा, इन्वेस्टिगेट करेगा। अब जो इंक्वायरी कमेटी होगी इसकी कॉम्पोजिशन को आएगी, इसके अंदर जो कमेटी होगी 3 मेंबर की होगी, एक सुप्रीम कोर्ट जज होगा, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होगा, और साथ में कोई डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट होगा। ठीक है, तो गाइस ये हमने पहली बात पढ़ ली, पहला मैकेनिज्म। दूसरा मैकेनिज्म क्या, इन हाउस प्रोसीजर ऑफ सुप्रीम कोर्ट। इसके अंदर कौन कंप्लेंट फाइल कर सकता है, कोई भी पर्सन क्या है जिसके साथ मिसकंडक्ट हुई हो या उसके रिलेटेड कोई भी पर्सन क्या है उसको कंप्लेंट को फाइल कर सकता है। किससे फाइल करेगा, ऑफकोर्स वहाँ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पे फाइल कर सकता है। अब इंक्वायरी कौन करेगा, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो डिटरमिन करेगा पहली बात कि जो कंप्लेंट है वो सीरियस है या नहीं है। अगर चीफ जस्टिस को लगता है कि हाँ भाई कंप्लेंट सीरियस है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, जो कंसर्न जज है जिससे रिलेटेड जिस जज ने काम किया है उसका रिस्पॉन्स मांगेगा, भी आप बताओ, आपकी बातचीत भी सुनेगा। फिर अगर उसे फिर भी लगेगा कि हाँ भाई इस
केस में और ज़्यादा डीपर इन्वेस्टिगेशन चाहिए तो वो क्या करेगा, एक इंक्वायरी कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट करेगा। अब उस इंक्वायरी कमेटी की क्या कंपोजिशन होगी, इसमें क्या आएगा, 3 जज होंगे, एक सुप्रीम कोर्ट का जज होगा और 2 चीफ जस्टिस होंगे अलग अलग हाई कोर्ट के। ठीक है, सो गाइस आई होप आपको समझ में आएगा। थर्ड मैकेनिज्म क्या है, सुप्रीम कोर्ट में सेक्सुअल हरासमेंट रेगुलेशन। इसमें क्या, ऑफकोर्स कोई भी कंप्लेंट जो फाइल करेगी वो कौन करेगी, कोई भी वुमेन जिसके साथ ये सब हो रखा हो। अब इसके अंदर किसको फाइल करेगी, अलग से कमेटी होती है वहाँ पे, जेंडर सेंसिटाइजेशन एंड इंटरनल कंप्लेंट कमेटी, वहाँ पे फाइल कंप्लेंट करेगी। अगर इस कमेटी को लगता है कि जो कंप्लेंट फाइल की गई है वो जेन्युइन है तो वो क्या करेगी, 3 मेंबर की कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट करेगी, इंटरनल सब कमेटी को, जो क्या करेगी, इंक्वायरी करेगी। ठीक है, इस कमेटी में कौन कौन मेंबर होंगे, इसमें एक तो मेंबर्स होंगे इसी कमेटी के, साथ में कुछ पर्सन होगी जो यही कमेटी क्या करेगी, नॉमिनेट करेगी, विद मेजॉरिटी मेंबर्स बीइंग अ मेंबर। इसमें जो मेजॉरिटी जो मेंबर होंगे वो वुमेन होंगी एंड एन आउटसाइड मेंबर, कोई और आउटसाइड मेंबर भी हो सकता है। ठीक है, सो गाइस आई होप आपको समझ में आएगा। ये न्यूज़ में क्यों था ये हमने पढ़ लिया, क्योंकि जो आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कंप्लेन किया अबाउट द सुप्रीम कोर्ट जज। ठीक है, तो चलिए गाइस अब हम अपनी छोटी छोटी न्यूज़ पे पढ़ते हैं। थाईलैंड स्टूडेंट प्रोटेस्ट। अभी क्या गाइस, थाईलैंड गवर्नमेंट ने स्टेट ऑफ इमरजेंसी को डिक्लेयर कर दिया ताकि स्टूडेंट प्रोटेस्ट को टैकल किया गया। अब हम देखते हैं वहाँ के स्टूडेंट प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं। देखो, रूट जो है इस करंट डिस्कंटेनमेंट की वो 2014 से हो रही है, जब वहाँ के जो प्रयूथ हैं जो प्राइम मिनिस्टर बने थे उनकी वजह से हो रही है। स्टूडेंट चाह रहे हैं कि अभी क्या है, हमें जो डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स को बदलना चाहिए, मतलब वो चाह रहे हैं कि हमारी कंट्री में डेमोक्रेसी आई जाए, जैसे पार्लियामेंट का डिसोल्यूशन एंड एंड टू हरेसमेंट ऑफ ओपोनेंट्स, कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट आने चाहिए और साथ में जो किंग की जो पावर है उस पर कर्ब करना चाहिए। ठीक है, स्टूडेंट्स आर नाउ कॉलिंग फॉर सिस्टमेटिक डेमोक्रेटिक रिफॉर्म। ठीक है, सो गाइस आई होप समझ में आ गया होगा। FDA कैप इन द डिजिटल न्यूज़। तो गाइस अभी क्या गवर्नमेंट ने कैप कर दिया, तो कोई भी डिजिटल न्यूज़ आ रही है, मतलब कि चाहे आपके टीवी पे आ रही है, चाहे आपकी किसी वेबसाइट ऐप पे कोई भी फॉरेन कंट्री इंडिया से रिलेटेड कोई न्यूज़ स्ट्रीम कर रही है या कोई भी अदर प्लेटफॉर्म्स पे न्यूज़ स्ट्रीम करी है, तो उसमें क्या है, उसमें 26% कैप कर दिया किसने, गवर्नमेंट ने। रिसेंटली गवर्नमेंट कैप 26% FDI ऑन डिजिटल न्यूज़ विच विल अप्लाई टू न्यूज़ एग्रीगेटर्स, एंटिटीज अपलोडिंग, या फिर कोई भी एंटिटीज जो न्यूज़ को अपलोड करती है वेबसाइट ऐप्स पे एंड अदर प्लेटफॉर्म एज वेल एज द न्यूज़ एजेंसी। इसका एम क्या है, हमने 26% कैप इसलिए लगाई है ताकि हम चेक कर सके फॉरेन इन्फ्लुएंस या फिर इंडिया के डोमेस्टिक अफेयर्स में कोई इंटरफेयर ना करें, या हम चेक कर सके चाइनाज एंड अदर ओवरसीज फंडिंग इन द न्यूज़। न्यू रूल से क्या आएगा, हम लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड कर सकते हैं हमारे इंडिया के पब्लिशर्स को डिजिटल मीडिया में, या फिर जो फंड किए जा रहे हैं फॉरेनर्स के द्वारा। इससे क्या आएगा, हम क्या कर सकते हैं, एक पैरिटी, एक लेवल प्लेइंग फील्ड लेके आ सकते हैं, इक्वालिटी लेके आ सकते हैं बिटवीन FDI लिमिट्स इन प्रिंट एंड द FDI इन डिजिटल मीडिया एंटिटीज। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, बुल्दाना पैटर्न एंड तमसवाड़ा पैटर्न। तो गाइस इसमें डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं ये पैटर्न किससे रिलेटेड है। तो गाइस ये जो पैटर्न रिलेटेड है ये वाटर कंजर्वेशन से रिलेटेड है। महाराष्ट्र में नीति आयोग क्या कर रही है, अभी कुछ रूल्स बनाएगी फॉर फॉर्मुलेटिंग नेशनल पॉलिसी ऑन वाटर कंजर्वेशन बेस्ड ऑन बुल्दाना पैटर्न। देखो बुल्दाना पैटर्न में क्या होता है, ये वाटर कंजर्वेशन टेक्निक है, ये हमने समझ लिया। इसमें हम 2 काम साथ करेंगे, एक तो नेशनल हाईवे को कंस्ट्रक्ट भी करेंगे और साथ में वाटर भी कंजर्व करेंगे। इसमें क्या आएगा, जो वाटर बॉडीज़ की जो सोयल है उसको यूज़ किया जाएगा, ड्रेन किया जाएगा एंड रिवर्स को यूज़ किया जाएगा फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाईवे। सेकेंड पैटर्न क्या है, तमसवाड़ा पैटर्न, इसको वर्धा और नागपुर डिस्ट्रिक्ट है जो महाराष्ट्र की, वहाँ पे अपनाया गया फॉर वाटर हार्वेस्टिंग, कंजर्वेशन एंड ग्राउंड वाटर रिसर्च वर्क्स एज पर डन इन ऑर्डर टू इंक्लूड, ताकि हम क्या कर सकें, जो नेचुरल वाटर बॉडीज होते हैं जैसे आपके लेक्स हो गए, रिवर्स होगी, उनकी जो वाटर स्टोरेज कैपेसिटी उसको इंक्रीज कर सकें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फंड फॉर इंप्रूवमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर इन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो गाइस अभी आपको नाम से समझ में आएगा, ताकि हम क्या कर सकें, जो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको इंप्रूव कर सके, उससे रिलेटेड फंड। जो ये फंड आया था ये DST ने, दैट इज द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने 2001 में लॉन्च किया गया था। इसका एम यही था कि हम क्या कर सके, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर सके ताकि हम अपनी R&D एक्टिविटी, दैट इज द रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ को प्रमोट कर सके इन न्यू एंड एमर्जिंग एरियाज एंड फ्रेश टैलेंट को अट्रैक्ट कर सके इन यूनिवर्सिटीज एंड अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। जब ये इनिशियली आया था तो इसकी जो ड्यूरेशन थी इस फंड की वो कितनी थी, 5 साल के लिए थी, फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 5 ईयर। अभी क्या है, जो DST हमारा जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है वो रिस्ट्रक्चर कर रहा है इसी फंड को, ताकि हम क्या कर सकें, जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सिर्फ केवल एक्सपेरिमेंटल वर्क में नहीं इंप्रूव करके बल्कि थ्योरेटिकल वर्क में भी इंप्रूव कर सके, आइडियाज़ और एंटरप्रेन्योरशिप में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बेबी कोलंबो क्या है, जो गाइस ये जो बेबी कोलंबो है ये एक न्यू इनिशिएटिव है, किस किस के बीच में, जॉइंट इनिशिएटिव है किस किस का, यूरोपियन स्पेस एजेंसी और JAXA, दैट इज द जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी के बीच में। ये पहला यूरोपियन मिशन है मरकरी पे, साथ में ये पहला ही यूरोप कंट्री है
यूरोप कॉन्टिनेंट है, जो क्या कर रहा है, 2 स्पेसक्राफ्ट को भेज रहा है कहाँ पे, मरकरी में, जो क्या करेगा उसके डायनेमिक एनवायरनमेंट को क्या करेगा, मेजर करेगा, साथ में जो स्टैटिक एनवायरनमेंट, दोनों को मेजर करेगा। इसमें क्या 2 इंडिविजुअल ऑर्बिटर है, एक तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी का मरकरी प्लेनेटरी ऑर्बिटर है और जाक्सा का क्या मरकरी मैग्नेटोस्फीयर ऑर्बिटर है, ठीक है, जिसे हम मायो भी बोलते हैं। इस रिसेंटली क्या इसने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया अपना फर्स्ट फ्लाई बाय ऑफ द वीनस। लास्ट न्यूज़ लाइनेक्स 20, तो गाइस हमने लास्ट ईयर भी पढ़ी है। इवन मैंने आपको इंटरनेशनल रिलेशनशिप जब पढ़ाया था PT 365 में, तभी कराई थी। एनुअल बायलैटरल मैरिटाइम एक्सरसाइज है किसके बीच में, इंडिया नेवी और श्रीलंका नेवी के बीच में। इसके अलावा श्रीलंका और इंडिया में कौन कौन सी एक्सरसाइज होती है मिलिट्री एक्सरसाइज, तो आपको पता होना चाहिए। जैसे मित्र शक्ति हो गया, इंडिया श्रीलंका ने एक्सरसाइज हो गया, ठीक है, या फिर संवेदना, ठीक है। सो गाइस आज के डेली करंट अफेयर्स कंप्लीट होते हैं। अगर आपको अच्छा लगे लाइक करना, कोई डाउट हो कमेंट करना। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।